अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज में से पार्ट फर्स्ट में हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस some other MCQs. Look at question number 21. An individual receive I allele from both parents. The blood group of individual will be. क्वेश्चन ये है कि एक ऑफस्प्रिंग जो है वो दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव आई एलील जो है वो इनहेरिट कर रहा है, तो इस ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप फिनोटाइप क्या होगा। कुछ चीजें अपने पास नोट कर लें। मैं ऑलरेडी ब्लड ग्रुप में बता चुका हूं डिटेल से कि ब्लड ग्रुप ए जो है दिस में भी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस। ब्लड ग्रुप बी भी इसी तरह है एंड ब्लड ग्रुप ए बी मस्ट बी हेट्रोजाइगस एंड ब्लड ग्रुप ओ मस्ट बी होमोजाइगस रिसेसिव। तो करेक्ट ऑप्शन जब दोनों एलील आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यानी ब्लड ग्रुप ओ होगा इसमें से। क्लियर हो गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन इन। अच्छा, अपने पास करेक्ट ऑप्शन नोट कर लिया करें, क्वेश्चन का नंबर लिख के उसके सामने नोट करें। जिन स्टूडेंट्स के पास पेपर ऑलरेडी ये मौजूद है वो उसके ऊपर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ आई एंड डी जीन, इट्स ब्लड ग्रुप विल बी। अच्छा, अब इसमें आपने फोकस पॉइंट इसमें क्या है, ये ब्लड ग्रुप दोनों के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है, आई जीन के लिए भी और डी जीन के लिए भी। आपको पता है कि आई जीन जो है वो जब होमोजाइगस रिसेसिव हो तो ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो ऑप्शन ए एंड बी ये तो गलत है। अब हमने सी और डी इसमें से देखना है, दोनों में ओ है बट ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप डी जीन की वजह से अगर होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस हो तो पॉजिटिव होता है, और अगर डी जीन होमोजाइगस रिसेसिव हो स्मॉल डी तो वो नेगेटिव होता है। इसलिए ये होगा ब्लड ग्रुप हमारे पास ओ नेगेटिव, तो ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 23, इफ फिनोटाइप इज ओ बिकॉज ऑफ रिसेसिव एच जीन द पॉसिबल आई जीन में बी। अच्छा, इस स्टेटमेंट में ये जो कैपिटल एच लिखा है इसको स्मॉल एच कर दें। इफ फिनोटाइप इज ओ, एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ओ है बट वो ओ किस वजह से है, रिसेसिव एच जीन की वजह से है। द पॉसिबल आई जीन में बी। अब आई जीन इसमें कौन सा हो सकता है, तो आई जीन इसमें कोई भी हो सकता है और ये आपके पास बॉम्बे फिनोटाइप होगा। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको और इसके लिए एक शेर बनाया था मैंने कि इफ फिनोटाइप इज ओ, इफ फिनोटाइप इज ओ और जीनोटाइप कोई भी हो, द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप। तो इसमें अगर एच जीन की वजह से है तो आई जीन इसमें अननोन होता है, इसलिए ऑप्शन ई एनी ऑफ देम ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ओ फिनोटाइप आई की वजह से आपसे पूछा गया हो तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट था इसमें। इस वक्त क्वेश्चन में ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन। 24, ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ऑफ एंटीजेंस एंटीबॉडीज बोथ या नन ऑफ दीज। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंड किस चीज पे करता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ब्लड ग्रुप के लेक्चर में बहुत डिटेल से कि ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है रिसिपिएंट के एंटीबॉडी और डोनर के एंटीजन पे। तो ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है। 25, if both the parents are heterozygous for D gene, the chances of erythroblastosis fetus will be। अगर दोनों पेरेंट्स डी जीन के लिए हेट्रोजाइगस है। अच्छा, डी के लिए हेट्रोजाइगस का मतलब ये हुआ कि दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव है, सो 0% इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस मदर मस्ट बी ब्लड ग्रुप नेगेटिव, इसलिए हमारे पास यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो तो वो तो एक्सेप्ट कर लेता है ब्लड ग्रुप को, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस नहीं होगा एंड ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस द मदर्स ब्लड ग्रुप मस्ट बी। इससे पहले के क्वेश्चन में भी यही बात थी पर उसमें जीनोटाइप पूछा गया था, जीनोटाइप मेंशन था और इसमें डायरेक्ट पूछा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस के लिए मदर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, तो मदर ब्लड ग्रुप मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करता,
और अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव हुआ तो वो नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेता है। तो पॉजिटिव मदर से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस नहीं होगा, नेगेटिव से होगा। 27 positive fetus in negative blood group mother, the possible combination of D gene of fetus is। अच्छा ये याद रखें, अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस तो तभी होगा ना, तो वो स्मॉल डी है। तो फादर की कम्बिनेशन चाहे जैसे भी हो, कैपिटल डी हो या कैपिटल डी स्मॉल डी, मतलब फादर अगर होमोजाइगस हुआ डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस हुआ, इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस तब ही होगा जब इस फीटस का ब्लड ग्रुप कैपिटल डी स्मॉल डी मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। तो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विच फॉर्म ऑफ रेड ब्लड सेल कंटेन सेल न्यूक्लियस। बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसी वर्ड के आखिर में ब्लास्ट आ जाए, ब्लास्ट, तो ये इमेच्योर के लिए यूज़ होता है, प्राइमरी के लिए। और अगर सिस्ट या साइट आ जाए तो ये मेच्योर के लिए यूज़ होता है। और अगर वर्ड के आखिर में क्लास्ट आ जाए तो ये हालो के लिए यूज़ होता है। तो आपको पता है कि मेच्योर आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता। किस में, क्वेश्चन में पूछा है किस में होता है, तो इमेच्योर में होता है, इसलिए एरिथ्रोब्लास्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। 29 इन अ डोमिनेंट रिलेशन द इंटरेक्शन इज। अच्छा, दो तरह की रिलेशन है, एक इंटरजीनिक होती है, एक इंटर एलिलिक। इंटरजीनिक वो एपिस्टेसिस की एग्जांपल है, वो जीन इंटरेक्शन की एग्जांपल है, और इंटर एलिलिक डोमिनेंट रिलेशन की है। तो इधर हमारे पास इंटर एलिलिक, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी अगर आप देखें वो इंटरजीनिक, और ऑप्शन सी वो एलील ऑफ द डिफरेंट जीन, तो वो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एलील्स ऑफ द सेम जीन ये आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डोमिनेंट रिलेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन इज कॉल्ड। देखिए, डिफरेंट जीन में जो एलील होते हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये डोमिनेंस रिलेशन में नहीं आता। दिस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस और जीन इंटरेक्शन, इंटरजीनिक इंटरेक्शन। अब एपिस्टेसिस, इंटरजीनिक, नॉन एलीलिक, जीन इंटरेक्शन, ये सारी एक ही चीज़ है। एपिस्टेसिस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास 30 में ऑप्शन बी एंड सी ये ठीक है, बिकॉज एलील ऑफ द डिफरेंट। आप दो बातें अपने पास लिख लें, एलील ऑफ द सेम जीन्स में अगर इंटरेक्शन हो तो उसको डोमिनेंस कहा जाता है, और एलील ऑफ डिफरेंट जीन्स में अगर इंटरेक्शन हो तो उसको एपिस्टेसिस कहा जाता है। 31 द जीन विच बिकम हाइड इन एपिस्टेसिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टेटिक। बुक में क्लियर कर लेगा, जो एलील शो होता है, जो जीन शो होता है वो एपिस्टेटिक होता है, जो हाइड होता है वो हाइपोस्टेटिक होता है, ठीक है। ये भी एलील ऑफ द डिफरेंट जीन्स के लिए होगा। When a single character is controlled by many gene, the interaction is called polygenic। ऑप्शन बी इसमें ठीक है। मल्टीपल एलील में जीन एक ही होता है, उसके एलील ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे पोलीजेनिक मतलब जीन ज़्यादा है एक करेक्टर के लिए। 33 इन पोलीजेनिक इनहेरिटेंस द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स ऑफ अ कैरेक्टर इज। पोलीजेनिक में कितने होने चाहिए, आप ये लिख लें अपने पास। डोमिनेंस रिलेशन में जो फिनोटाइप होंगे वो 2 होंगे, और अगर आपके पास कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिलेशन हुई तो फिर 3 होंगे। अगर आपके पास मल्टीपल एलील्स है तो 4 होंगे, और अगर पोलीजेनिक है तो फिर मोर देन 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 34 ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पोलीजेनिक इनहेरिटेंस एक्सेप्ट। अच्छा, इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप करेक्ट है, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। बाकी वेट, स्किन कलर, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो है ये पोलीजेनिक इनहेरिटेंस है, मतलब इसमें मोर देन 4 एलील्स, मोर देन 4 फिनोटाइप्स होंगी। 35 जीन बी फॉर ए स्किन इनकोड थायरोसिन विच कन्वर्ट। अच्छा, जीन बी फॉर स्किन कलर इनकोड थायरोसिनेज, थायरोसिनेज एंजाइम है, तो ज़रूरी बात है कि इसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो थायरोसिन होगा। तो ऑप्शन बी और सी तो गलत है, अब ऑप्शन ए और डी में आपने देखना है। तो स्किन कलर के लिए मेलानिन रिक्वायर्ड होता है, और ऑप्शन बी, जीन बी का ये काम है कि वो थायरोसिनेज को इनकोड करें। थायरोसिनेज जब प्रोड्यूस होगा वो थायरोसिन पे ऐड करके इसको मेलानिन में कन्वर्ट करेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, इफ 3 एलील्स आउट ऑफ 6 फॉर स्किन कलर और डोमिनेंट
द फिनोटाइप ऑफ स्किन कलर विल बी, अच्छा इसमें लाइट ब्राउन आता है, ऑप्शन डी। आप ज़रा बुक से कंफर्म कर लें, बुक में 7 फिनोटाइप्स हैं, तो उसमें जो नंबर 4 पे यानी सेंटर पे है, 3 एक साइड पे 3 दूसरे साइड पे, जो सेंटर पे है जिसके ऊपर 20 नंबर लिखा है, ये हमारे पास आई थिंक लाइट ब्राउन है, ज़रा कंफर्म कर लें इसको। 37, ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ जीन लिंकेज द रेशियो ऑफ रिकम्बिनेंट इज सिमिलर टू पेरेंटल, द जीन्स आर, इसमें लिंकेज कौन सी होगी? तो देयर इज नो लिंकेज। देखिए कंप्लीट लिंकेज में ऐसे होता है कि पेरेंटल और ऑफस्प्रिंग का जो फिनोटाइप है, पेरेंटल और रिकम्बिनेंट की रेशो, उसमें ऑल पेरेंटल होगा। फिर इनकम्प्लीट में ऐसे होता है कि उसमें मोर पेरेंटल एंड लेस रिकम्बिनेंट होता है, और जो हमारे पास 1:1:1:1 यानी 50-50 हो, देयर इज नो लिंकेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। The distance between gene A and B is 9 centimorgan and B and C is 9.5 centimorgan. The actual distance between A and C will be, simple है, actual distance पूछ रहे हैं तो दोनों को प्लस करें, 9 + 9.5, so 18.5 is correct option। अच्छा, अगर आपसे रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी पूछे तो इसकी कैलकुलेशन पे ये फिर 17% आता है, और वो आपके बुक में मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में मेंशन है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के टॉपिक में मेंशन है। लिखा गया है कि अगर कंसीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ, बार बार क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस से जो है वो क्या होगी, कम होगी। इस वक्त 18.5 इज करेक्ट ऑप्शन। XXY इन ड्रोसोफिला रिप्रेजेंट फर्टाइल मेल। XXY जो ड्रोसोफिला में है, देखिए जब ये ह्यूमन बींग में होता है तो ये सिंड्रोम है, ठीक है, ह्यूमन बींग में ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, और ये स्टीराइल मेल होता है, तो ड्रोसोफिला में इसका अपोजिट होगा, तो ये फर्टाइल फीमेल होगी इसमें। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए है वो हेट्रोजाइगस फीमेल होगा, सॉरी हेट्रोजाइगोटिक होगा। होमोजाइगोटिक जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हेट्रोजाइगोटिक पेरेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41, द परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक डिसऑर्डर फ्रॉम फादर टू सन 0%, क्योंकि फादर जो है वो सन में वाई क्रोमोसोम उससे इनहेरिट होता है, एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं होता, 0%। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बोथ ऑफस्प्रिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बोथ ऑफस्प्रिंग। अच्छा, मदर में तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, इसलिए एक्स लिंक इज करेक्ट ऑप्शन। एक्स क्रोमोसोम मदर से सन में भी आता है, और एक्स क्रोमोसोम मदर से डॉटर में भी आता है। 43, for color blindness the affected individual must receive recessive allele from both parents. Option B is correct option, recessive alleles from both parents. If a colorblind male marry a carrier female, then the percentage of colorblind offspring will be, देखिए colorblind male है, मेरी a carrier female, तो इस वक्त इसमें से एक क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है और एक नहीं है इस फीमेल का, मतलब एक नॉर्मल है, क्योंकि वो फीमेल खुद तो इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि वो कैरियर है, तो उसका एक क्रोमोसोम जो है वो इन्फेक्टेड है। और कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर रिसेसिव जो है इन्फेक्टेड होना चाहिए ये। तो मेल इस वक्त कलर ब्लाइंड है तो इसका एक्स भी इन्फेक्टेड है, और फीमेल जो है वो कैरियर है तो इसका एक एक्स जो है वो क्या है, इन्फेक्टेड है, और एक नहीं। तो अगर आप बोर्ड बना के इसको क्रॉस करें तो एक्स सी वाई इस तरह लिख लें, दूसरे साइड पे एक एक्स नॉर्मल लिख लें, दूसरा एक्स इन्फेक्टेड लिख लें, तो इसमें जो कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग आपके पास आएंगे वो 50% होंगे। किस तरह 50% होंगे? क्योंकि फादर का वाई क्रोमोसोम जब सन में आएगा और मदर का एक्स क्रोमोसोम उसमें आएगा सन में, तो वो सारे इन्फेक्टेड होंगे। मदर जब कैरियर हो आपके पास तो उसके 50% सन इन्फेक्टेड होते हैं और 50% सन नॉर्मल होते हैं। और अगर मदर अगर आपके पास कैरियर है
तो इस वक्त फादर का एक्स क्रोमोसोम आएगा और चूंकि वो तो इन्फेक्टेड है तो एक्स एक्स इन्फेक्टेड, तो 50% इन्फेक्टेड 50% कैरियर। इस क्वेश्चन को अगर आप डिटेल से देखें, 50% सन नॉर्मल है, 50% सन कलर ब्लाइंड है, 50% डॉटर कैरियर है और 50% डॉटर जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो इसमें 50% इज करेक्ट ऑप्शन।